उस जातीय समीकरण में मुसलमान भी एक की रोल अदा करता है। तो इस चक्कर में ही मुसलमानों को टिकट बंटवारे में अक्सर नज़रअंदाज कर जाती है। कहीं से भी किसी मुसलमान को टिकट देने को तैयार नहीं है। कुछ सीटों पर टिकट दे के बाकी सीटों पर कहते हैं कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस परिसीमन के नाम पे मुस्लिम बहुल बहुत सारी सीटों को परिसीमन के नाम पे आरक्षित कर दिया। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। वो जब टिकट बंटवारे को करती हैं तो अक्सर इन समीकरणों को दरकिनार करती हैं। तो मुसलमानों के पास पहले ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं राजनीतिक तौर पर। तो मुसलमान हमें वोट नहीं देगा तो किसे देगा, कहाँ जाएगा, हमारे पास ही आएगा। पर मसला क्या है कि इसमें भी कांग्रेस या दूसरी सेकुलर पार्टियां डंडी मार जाती हैं। जैसे बाकी कम्युनिटी सब जगह चुनाव लड़ती है, मुसलमानों को भी लड़ना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तानी राजनीति को अगर आपको समझना है, भारतीय राजनीति को, तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत की राजनीति जाति के आधारित है। वहाँ पर जातीय समीकरण ही टिकटों के बंटवारे और आपकी चुनावी जीत हार को तय करते हैं। अभी बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, उसके बाद एक नारा तेजी से लग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और रीजनल पार्टियां हैं वो भी हिस्सेदारी की मांग उठा रही हैं। इसमें जो है अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलेक्शन के बीच टिकटों को लेकर ये बात कही गई कि जो पार्टियां सेकुलर पार्टियां बार बार ये नारा लगा रही हैं कि हिस्सेदारी का, मगर देखा गया है कि इन सारे स्टेट में जो एक बड़ी आबादी है मुस्लिम आबादी, उनको जो है टिकट में अनदेखा किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंसार इमरान हैं जो कि एक रिसर्चर हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम सियासत को किस तरह से देख रहे हैं, मुसलमानों को क्या वाकई में हिस्सेदारी मिलना चाहिए और मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं। इमरान साहब, जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो टिकट दिए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि मुसलमान वहाँ 7% हैं, मगर केवल 2 टिकट ही कांग्रेस ने दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तानी राजनीति को अगर आपको समझना है, भारतीय राजनीति को, तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत की राजनीति जाति के आधारित है। वहाँ पर जातीय समीकरण ही टिकटों के बंटवारे और आपकी चुनावी जीत हार को तय करते हैं। उस जातीय समीकरण में मुसलमान भी एक की रोल अदा करता है। कांग्रेस या दूसरी सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर राजनीति का अलंबरदार बताती हैं, वो जब टिकट बंटवारे को करती हैं तो अक्सर इन समीकरणों को दरकिनार करती हैं। उनको लगता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा तो किसे देगा, कहाँ जाएगा, हमारे पास ही आएगा। तो इस चक्कर में ही मुसलमानों को टिकट बंटवारे में अक्सर नज़रअंदाज कर जाती हैं। इस बात का पक्षधर मैं भी नहीं हूँ कि मुसलमानों को केवल उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए या वहाँ से टिकट मिलना चाहिए जहाँ पर मुस्लिम गिनती ज़्यादा है। जैसे बाकी कम्युनिटी सब जगह चुनाव लड़ती है, मुसलमानों को भी लड़ना चाहिए। पर हकीकत तो यही है कि कोई भी पार्टी मुस्लिम इलाकों को छोड़ के कहीं से भी किसी मुसलमान को टिकट देने को तैयार नहीं है। तो जब यही सिचुएशन है मौजूदा भारतीय राजनीति में, तो इस मौजूदा जो सिचुएशन के हिसाब से आपको मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारना चाहिए। पर मसला क्या है कि इसमें भी कांग्रेस या दूसरी सेकुलर पार्टियां डंडी मार जाती हैं। होता क्या है कि एक तो आपको मुस्लिम बहुल सीटों पर भी 1-2 सीटों पर टिकट दे के बाकी सीटों पर आपको कहेंगे कि अब आप खामोश रहिए, यहाँ से हम अपने दूसरे उम्मीदवार उतारेंगे। दूसरा ये है कि परिसीमन के नाम पर भी इन्होंने अपने जिसे ये स्वर्णिम शासनकाल कहते हैं, उस शासनकाल में इस परिसीमन के नाम पे मुस्लिम बहुल बहुत सारी सीटों को परिसीमन के नाम पे आरक्षित कर दिया था। तो मुसलमानों के पास पहले ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं राजनीतिक तौर पर, उसमें से भी इन्होंने परिसीमन के नाम पे कुछ डंडी मारी। उसके बाद कुछ सीटों पर टिकट दे के बाकी सीटों पर कहते कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो मुसलमानों के पास जो अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का तरीका था, उसमें से भी इन्होंने बहुत सारी सीटों पर धोखाधड़ी कहिए या जो भी कहिए, इन्होंने मुसलमानों को उसमें भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। क्या वजह लगती है कि मुसलमानों को जो है उनके परसेंटेज के हिसाब से टिकट नहीं मिलता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो यह है कि उन राजनीतिक पार्टियों का दोष है जो अपने आप को कहती हैं कि हम सेकुलर पार्टियां हैं, हम सभी समाजों को अपने साथ लेकर चलती हैं, और दूसरा मुसलमानों का भी दोष है।
मुसलमान अभी भी राजनीतिक तौर पर इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो अपने राजनीतिक फैसलों को या राजनीतिक हितों को सोच सके। मुसलमान आज भी उसी भेड़चाल में लगा है कि हमें भाजपा को हराना है और अपना वोट एक मुश्त ले जाके गिफ्ट की तरह किसी एक पार्टी को दे देते हैं। चाहे यूपी की बात करो, किसी और स्टेट की बात करो, या हालिया कर्नाटक चुनाव की बात करो, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव की बात करो। यकीन मानिए 2 ही सीटें दी हैं मध्य प्रदेश में, पर मुसलमान एक तरफा तौर पर वोट कांग्रेस को ही देकर आएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त कि उसे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पर इसमें भी एक फैक्टर यह है कि मुसलमान नौजवान अब धीरे धीरे इस मामले में थोड़े से जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने वोकल होकर बात करनी शुरू की है। सोचिए, जो कल तक सेकुलर या कांग्रेस पार्टी एक मुश्त, मतलब वो कुछ पूछती नहीं थी, बस जो दे दिया आपको ले लीजिए, चुपचाप शांत बैठ जाइए, और मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कुछ नहीं होता था, उन जगहों पर अब मुसलमानों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, नरेला, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सब जगह पर विरोध हुआ है इस बात का। और ये विरोध अपने आप में एक अच्छी बात है कि आज नहीं तो कल आपको मजबूर किया जाएगा मुसलमानों की उस मुकम्मल हिस्सेदारी को देने के लिए। कसूरवार किसे मानते हैं आप? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ जिसमें आजम खान साइड लाइन थे, बाकी जो है जो मुस्लिम नेता अगर स्टेज पे चढ़ रहे हैं तो उनको नीचे उतार दिया जाता था। उसके बावजूद 80% वोट, 80 के समथिंग मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला। तो कसूरवार ये सेकुलर पार्टियां हैं या फिर मुसलमान? देखिए, कसूरवार दोनों हैं। मुसलमान तो कम कसूरवार, वो तो बेचारा वैसे ही पिछड़ा हुआ है, वो खाने कमाने को वांदे हैं उसको, वो पढ़ने लिखने में वैसे कमज़ोर है, तो उसको तो जितनी समझ है उसके हिसाब से वो कर रहा है। ज़्यादा कसूरवार तो ये पार्टियां हैं ना जो कह रही हैं कि आप हमें एक तरफा वोट दीजिए, हम आपको भाजपा से बचाएंगे, हम लोकतंत्र को बचाएंगे। तो इन पार्टियों ने मुसलमानों के साथ क्या किया है? जैसे ही कोई मुस्लिम राजनीति में मुस्लिम नेता उभरने लगता है, ये सेकुलर पार्टियां अनकंफर्टेबल होने लगती हैं। आजम खान इसकी परफेक्ट मिसाल है। भाई, अगर भाजपा की सरकार को अखिलेश यादव की सरकार से या समाजवादी सरकार से तकलीफ थी तो उसके सभी मंत्रियों से होनी चाहिए थी। खाली आजम खान क्यों टारगेट पे है? क्योंकि उनका नाम आजम खान है। ये बात सच्चाई है। इसी समाजवादी पार्टी सरकार की आपको हरकतें बताता हूँ कि जब कांग्रेस का शासनकाल था 2009 में परिसीमन लागू किया, तो रायबरेली, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष अभी तक चुन के आती हैं, उस रायबरेली में दलित बहुल सीट है। इसके बावजूद उसे जनरल रखा गया है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी हो, उसके अध्यक्ष की कुर्सी को कैसे आप खत्म कर दोगे, उसको कैसे कर दोगे? मगर जो मुस्लिम बहुल सीट थी बहराई चाली, जहां से सिटिंग मुस्लिम एमपी था, उसको खत्म करके इन्होंने आरक्षित कर दिया। नगीना वाली सीट तो बहुत पहले से ही थी। तो मुद्दा यही है कि इन कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या जितनी सेकुलर पार्टियां, इनको मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहिए। मगर राजनीतिक तौर पर जब आप अपनी इक्वल हिस्सेदारी की बात करेंगे तो ये नहीं करेंगे। दूसरा इसमें एक पहलू और है कि ये पार्टियां मुसलमानों को, मान लीजिए इन्होंने विधायक या सांसद बना भी लिया, तो आपके हिस्से केवल वक्फ बोर्ड का महकमा आएगा, अल्पसंख्यक महकमा आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों मुसलमान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं बन सकता? क्यों मुसलमान होम मिनिस्टर नहीं बन सकता? क्यों मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सकता? क्यों मुसलमान वित्त मिनिस्टर नहीं बन सकता? तो मसला वही है ना, क्या मुसलमानों को सिर्फ आप उनको पिछड़ा हुआ ही देखना चाहते हो ताकि वो सोचने समझने की अपनी क्षमता को खो दे और ऐसे ही आपके पीछे चलते रहें? आपने कहा सोचने समझने की क्षमता खो दे, मगर आपने परिसीमन की बात की, आपने कहा कि बड़े महकमे मिलने चाहिए। उन चीज़ों पे मुसलमान का ध्यान जाता ही नहीं, उनका इस पे भी नहीं जाता है कि उनकी जो है संख्या ज़्यादा हो लोकसभा विधानसभा वगैरह वगैरह में। वो सिर्फ ये सोचता है कि अगर कांग्रेस या बाकी जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनकी अगर सरकार आ गई तो मैं सुरक्षित हूँ, और मैं सुरक्षित जब हो गया तो फिर रोटी कपड़ा मकान का मैं खुद कर लूँगा बंदोबस्त। देखिए, सीधी सी बात है कि जो समाज राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होगा ना, वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर तरीके से पिछड़ेगा, और मुसलमान इस बात को समझ नहीं पा रहे। आप आज बात करिए कि मध्य प्रदेश में आपने 7% आबादी को क्यों सिर्फ 2 सीटें दी हैं, तो आप ही के लोग, मतलब बाहर के लोग नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के, कांग्रेस में बैठे हुए मुस्लिम नेता कहेंगे अरे चुप हो जाओ यार, भाजपा आ जाएगी, हमें लोकतंत्र को बचाना है, अरे सरकार आ जाएगी फिर हम हिस्सा ले लेंगे। भैया, जब हमारा
विधायक ही नहीं बनेगा तो मिनिस्टर तुम हवा में बनाओगे किसी को। ऐसे ही कर्नाटक की बात करता हूँ, जिस कर्नाटक में 10-11% आबादी है, 13% आबादी है, उस कर्नाटक में आपको सिर्फ 15 लोग मिलते हैं चुनाव लड़वाने के लिए, और उसमें से भी मतलब मुसलमानों का वो देखिए परसेंटेज कि 10 लोग जीत जाते हैं, और जब मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो बांटते हैं तो उस पोर्टफोलियो में दरकिनार कर देते हैं। तो मसला सारा वहीं पर है कि ये सेकुलर पार्टियां भी राजनीतिक तौर पे उसी एजेंडे पे चलती है जिस पे इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से भाजपा चलती है। कांग्रेस अपने आप को कहती है ना सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी, इसकी सेकुलरिज्म का ये हकीकत है कि इसका यूपी का प्रदेश अध्यक्ष वो आदमी है जो राम जन्मभूमि आंदोलन से निकला हुआ है, जिसकी बुनियाद एपीवीपी के छात्र राजनीति से हुई थी, और 3 बार विधायक रहा वो भाजपा का। वो आज आके सेकुलरिज्म का झंडा लेके, और मुसलमान उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि ये हमारे लोकतंत्र को बचाने वाला मसीहा है। ऐसे ही जिस तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने की बात करी, उसका प्रदेश अध्यक्ष पुराना संघ ही है। तो ये कैसी संघ और भाजपा से लड़ाई कि जिसमें उनके लोग ही आप अपने यहाँ ला के प्रदेश अध्यक्ष और एमपी और एमएलए बना रहे हो। टिकट बंटवारे को अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो अधिकतर उन लोगों को टिकट दिया है जो कभी भाजपा और संघ में थे। अच्छा, आपने कहा कि जो भाजपाई होते हैं वो सेकुलर हो जाते हैं कांग्रेस में आके, फिर वो कांग्रेस से जाके भाजपा में जाके संघी नाम ले देते हैं उनको, वो कंफर्टेबली जो है इधर उधर हो जाते हैं अपनी जो है सत्ता के लिए, अपने पद के लिए और अपने समाज के लिए। मगर मुसलमान जो है उसने सिर्फ बीजेपी से बैर ले ली है, वो हमेशा बीजेपी रोको बीजेपी रोको। आखिर क्या वजह लगती है कि मुसलमान जो है बीजेपी से इतनी बड़ी दुश्मनी लेके बैठा हुआ है? देखिए, सीधा सा मसला ये है कि ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, इन सेकुलर पार्टियां ने मुसलमानों के भाजपा के नाम पर इतना डराया है कि भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि भाजपा जब सत्ता में आती है तो उसकी पूरी राजनीति टिकी है मुसलमानों के एग्जिस्टेंस को लेकर, कि वो सीधे तौर पे कहते हैं कि मुसलमान हमें नहीं चाहिए, या मुसलमानों की राजनीति से वो दूर भागते हैं। और हकीकत भी है भाई, ना मुसलमान उनको वोट देता है, ना वो चाहिए, ना वो लेते हैं, उनकी राजनीति उसी पर टिकी हुई है। कांग्रेस ढक छुप कर ये सब चीज़ें करती हैं। आप ही बताइए कि देश के सबसे बड़े बड़े जो दंगे हुए किसके राज में हुए हैं? मुसलमानों को राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पर किसने पीछे धकेला है? भाजपा की तो सरकार नहीं थी। अगर 10 साल को मैं छोड़ दूं, हजारों मुसलमान बेगुनाह बेकसूर बच्चों को जेलों में सालों साल सड़ाने का काम किसने किया? इसी सरकार ने किया ना, इसी सरकार के गृह मंत्रियों ने किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। तो असल में कसूरवार तो कांग्रेस भी है, पर मसला ये है कि होता क्या है कि हमारे यहाँ कि दिखाया जाता है कि ये बड़ा दुश्मन है, बड़े दुश्मन को दिखा के या बड़ी बुराई को दिखा के छोटी बुराइयों को ढकने की कोशिश। आप रिसर्चर हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप ये बताइए जो कांग्रेस का वक्त था और अब ये बीजेपी का 10 साल या फिर इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उस इन दोनों में जो है देखा जाए तो किस में जो है मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, अगर नुकसान की बात करें आप दंगों के हिसाब से या दूसरे आर्थिक तौर पे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं कह सकते किसी एक इंसिडेंस को बुनियाद बनाकर कि इसकी वजह से आपको बहुत मसला हुआ था। अगर मैं इंसिडेंस की ही बुनियाद बनाऊं, 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा को ऐसा समझ लीजिए कि उसके बाद तो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को वोट करना ही नहीं चाहिए था। मतलब मैं तो लाइव देख चुका हूँ उन चीज़ों को। तो उसके बाद मुसलमानों को एकदम कट जाना चाहिए, पर मुसलमान उसके साथ रहा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि समाजवादी पार्टी में उस वक्त 62 या 65 के आसपास मुस्लिम विधायक थे। उन्होंने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करने से भी ज़्यादा दंगों के बाद, खैर अपराधियों को तो सज़ा वो भी नहीं दिलवा पाए, पर उन्होंने कंपनसेशन दे देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की। यही मामला कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस से जैसे ही आप बात करेंगे, अभी कल ही भागलपुर दंगों की बरसी थी जो 1989 में हुआ था, कांग्रेसी शासनकाल में हुआ था। किसी कांग्रेसी से पूछ लीजिए, फौरन अनकंफर्टेबल हो जाएगा, हिलने डुलने लगेगा। तो मामला ये है कि हम लोगों को भी देखना होगा ना कि हमें अपनी पास्ट की राजनीति के हिसाब से अपनी राजनीति को तय करना है कि फिलहाल की राजनीति। तो जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि हम अपनी विचारधारा को
इस फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर हकीकत में जब ग्राउंड पर जाते हैं ना, टिकट बंटवारों की बात करते हैं या उनकी सरकारों की बातें करते हैं, तो दिखता नहीं है। उनकी बातों में वो सब चीज़ें हैं कि हम आबादी के हिसाब से भागीदारी देंगे, पर टिकट बंटवारे में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। कहते हैं कि हम लिंचिंग को रोकेंगे, पर लिंचिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? राजस्थान, झारखंड, अभी हिमाचल में कितनी हेट स्पीचेस हो रही है। तो एक तरफ आपका दावा कुछ है, पर मतलब हकीकत में हो कुछ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है पूरी राजनीतिक स्ट्रक्चर का, जो मुसलमानों को हमेशा पीछे देखना चाहता है। तो मुसलमानों को अब क्या चाहिए कि वो किसी एक पार्टी से बैर लेने के चक्करों को छोड़ दे, किसी एक पार्टी के पीछे आंख मूंद कर वोट देने वाली भी चीज़ों को छोड़ दे, उससे अपने आप को पॉलिटिकली अपलिफ्ट करके अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए, अपने सामाजिक आर्थिक हितों को देखते हुए वोट करना चाहिए। राजस्थान की मैं बात करता हूँ। राजस्थान में पिछली जो वसुंधरा की सरकार थी, उसमें सबसे पावरफुल मिनिस्टर वसुंधरा के बाद यूनुस खान थे। कौन थे? मुसलमान विधायक थे। सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो कैबिनेट में उनके पास थे। 4 लोगों को उन्होंने मुस्लिम विधायकी के तौर पे लड़ाया था, जिसमें से 2 जीते थे। उससे पहले वाली जो उनकी मिकात थी, उसमें 4 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे, सांसद तक वहां से रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर भी, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। शिवसेना क्या है? शिवसेना जिसे आज मुसलमान समझते हैं कि वो सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी मसीहा है, वो तो हिंदुत्व के मामले में बीजेपी से भी 4 कदम आगे होती थी, आज सेकुलर होगी। तो आपको नहीं लगता कि अगर राजनीतिक माहौल बदलेगा, राजनीतिक हालात बदलेंगे, तो भाजपा भी अपनी चीज़ों को तब्दील कर सकती है? तो इसीलिए तो कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जिस कांग्रेस को आज हम समझ रहे हैं कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है, हो सकता है कि कल को उसका दिल बदल जाए और वो हिंदुत्व के एजेंडे को चलाने लगे, और कुछ जगह पर तो वो ऑलरेडी चला भी रही है। तो मसला वही है कि मुसलमानों को अपने राजनीतिक हितों को देखना होगा, पार्टी को छोड़ के। पार्टी की प्रस्तिश से दूर हो जाइए। जिस दिन दूर हो जाएंगे, आप राजनीतिक तौर पे अपलिफ्ट हो जाएंगे। भाजपा तो अपनी तरफ मुसलमानों को खींचने की कोशिश कर रही है। वो पसमानदा मूवमेंट की बात कर रही है और पसमानदा समाज से उत्तर प्रदेश में मंत्री भी बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस रही है, जिसने पिछले वक्त में आर्टिकल 341 को जिसमें मुसलमानों को जो है बैन लगा दिया था। देखिए, भाजपा मौजूदा समय में कहती कुछ है, करती कुछ है। उनसे बड़ी झूठी और मक्कार पार्टी कोई नहीं है। एक तरफ आप कहते हो, आपके पीएम कहते हैं कि हम पसमानदा को, मुसलमानों को अपने साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। पर जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट और आपके पूरे के पूरे नेतागण मुसलमानों को दिन रात गाली बकते हुए मिलेंगे। तो दोनों चीज़ों में कंट्राडिक्शन है ना। आप एक दानिश आज़ाद को दिखा के पूरे मुसलमानों को चाहते कि वो एक तरफा तौर पे आप पर यकीन कर ले और आपको वोट करने लगे, तो ऐसे नहीं होगा ना। आप मुसलमानों के एग्जिस्टेंस को टारगेट करते हैं। कांग्रेस के साथ क्या है? कांग्रेस आपके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करती है, उसका मसला राजनीतिक और आर्थिक तौर पर आपके साथ है। पर भाजपा तो सीधा आपको कहती है कि मुसलमान तो बाहर ही है, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसको यहाँ रहना नहीं चाहिए, फला कर देगा, ढिमका कर, वो हेट स्पीच। तो इस वजह से, यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मुसलमान कभी भी भाजपा के नाम पे कंफर्टेबल नहीं होता, या इसको डायरेक्टली कभी वोट देने का सोचता भी नहीं है। भाजपा को अपनी इन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। नॉर्मलाइज, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो ये प्रैक्टिकली हो कहाँ रहा है? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि बातें तो आप बहुत करते हैं कि यार ये कर देंगे वो कर देंगे, पर प्रैक्टिकली ज़मीनी सतह पे रोज आपका एक मिनिस्टर या एक आदमी या एक विधायक आके मुसलमानों को गाली दे के जाता है, मुसलमानों को काटने की बात करता है, मुसलमानों को आर्थिक तौर पे बहिष्कार करने की बात करता है। इतनी हेट स्पीच रोज होती हैं, आपने एक आदमी को सजा नहीं दिलवाई, ना एक आदमी को गिरफ्तार किया। जो आदमी दक्षिण में सबसे ज़्यादा गाली बकता है मुसलमानों को, रसूल अल्लाह के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, उसको आपने दिखावे के लिए कुछ टाइम पहले सस्पेंड किया, और जैसे ही चुनाव आया सबसे पहले उसका सस्पेंशन कैंसिल किया और उसको उठा के टिकट दे दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके इकलौता विधायक था।
तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? भाजपा एक तरफ कह रही है कि हम मुसलमानों को अपने साथ लेके चलेंगे, और वहीं मुसलमानों के मतलब रसूलुल्लाह को, मुसलमान हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, रसूलुल्लाह की शान की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति को आप विधायकी का टिकट देते हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि मुसलमान आपके लिए नॉर्मल हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। आप जो कह रहे हैं उसका अगर 50% भी करके दिखाइए तो शायद मुसलमान कुछ सोचे भी। अच्छा, कांग्रेस को लेकर अभी जो है इमरान प्रतापगढ़ी का एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मुसलमान कांग्रेस ने बनाया, बहुत सारे स्टेट के मुख्यमंत्री मुसलमान कांग्रेस ने बनाए, कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया। और आजकल जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने कांग्रेस को कुछ नहीं किया, उनकी बातों में मत आइए। अब मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ कि उन्होंने तारीफों के पुल बांध बांध के तो खुद राज्यसभा ली है, और बातें ईरान तुरान की कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, एक विधायकी देने में तो आपको फटके फलावर हो जा रही है आपकी। मध्य प्रदेश में 7% आबादी है ना, 7% के हिसाब से आपको 14-15 विधायक उतारने चाहिए थे, विधायक होने चाहिए। दो के बाद तीसरे को देने में तो आप ऐसा लग रहा है चिचिया दे रहे पूरी तरीके से। बुरहानपुर, नरेला, मैं कह रहा हूँ 4 ही सीट तो बोल रहा हूँ ना, 4 सीटों पर आपसे टिकट नहीं दिया जा रहा और कह रहे हो कि मुसलमान को हमने राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया और फलाना ढिमकाना। तो वो खाली कांग्रेसी नेता हैं, उनका काम है कि वो कांग्रेस की बड़ाई करें, पर हकीकत में आपको ही मालूम है टिकट बंटवारे में उनका कोई रोल नहीं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि किसी को पार्षदी का चुनाव लड़वा सके या उसका टिकट दिलवा सके। वो पुराने लोगों का नाम ले रहे हैं, उनके नाम पे वोट दे दीजिए ना। मैं पुराने लोगों का क्या करूँगा? मतलब आप बात करें 80 के दशक की, तो मैं गिना रहा हूँ ना। 89 में भागलपुर दंगा किसकी सरकार में हुआ था? हैदराबाद में जो नरसंहार हुआ था किसकी सरकार में हुआ था? मुसलमानों के जो हजारों नौजवानों को बेकसूर होते हुए यूएपीए, टाडा पोटा के नाम पे किसने गिरफ्तार करके जेलों में डाला था? तो आप अपनी कुछ अच्छी अच्छी बातों को तो बता रहे, बुरी चीज़ों की तो लंबी फहरिस्त है, उनको बताने पे आप अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? फिर मीटिंग छोड़ के भाग क्यों जाते हैं? तो मसला यही है ना कि आप अपनी बातों को अपने पास रखिए, बातें ना करिए। अगर इतना ही आपके पास ताकत है, इतने ही आप पावरफुल है, कांग्रेस इतनी ही अच्छी है, तो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देना शुरू कर दीजिए। बाकी हम अपना निपट लेंगे, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो भी पोर्टफोलियो है लेना हम ले लेंगे। आप टिकट तो दे के दिखाइए, वो इनके बस का नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले ना मिले, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली, वहां से सामान खरीदी। इनकी मोहब्बत की दुकान का ये हाल है कि जिन जगहों पर मोहब्बत की दुकान के नाम पे इन्होंने सरकारें बनाई हैं, वहाँ पर मुसलमानों की लिंचिंग की रोज़ खबर आती है, उनके खिलाफ हेट स्पीच की रोज़ खबर आती है। इनकी सरकारों में इतना दम नहीं है कि उसको रोक सके। इतनी ही बड़ी मोहब्बत की दुकान थी, राजस्थान में इनकी सरकार थी, तो 8-9 महीने से इनको मोनूमान असर नहीं मिल रहा था। और वो तो गनीमत है कि हरियाणा की सरकार ने पकड़ लिया और उसने इनको दे दिया, वरना तो मुझे लगता है कि 4-5 साल तक मोनूमान असर नहीं मिलता। जिस झारखंड की सरकार में ये लोग सत्ता में भागीदार है, उस झारखंड में रोज किसी न किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है। तो बातें असल में दूर दूर से बहुत करते हैं। और दूसरी बात मैं इससे भी आगे बढ़ के कहता हूँ कि इनका जो कांग्रेस ने माइनॉरिटी विभाग बना रखा है, उसका काम इतना है कि मुसलमानों की मजदूरों की तरह हाँक के लाना कि चलिए जरा लोकतंत्र बचाने के नाम पे, भाजपा को भगाने के नाम पे वोट दे आइए, इसके आगे नहीं बात करिएगा, विधायक नहीं बनना है। अच्छा, इतनी बात थी, अगर इमरान प्रतापगढ़ी इतने ही बड़े नेता हैं तो अपने होम घर छोड़ के, प्रतापगढ़ को छोड़ के मुरादाबाद में टिकट काहे मांग के आए थे? यहाँ पर क्यों चुनाव लड़ने आए थे? लड़िए ना प्रतापगढ़ से आप। नहीं, आपको तो सेफ सीट चाहिए जहाँ पर मुसलमान होना चाहिए और वोट दे दे। तो मसला वही है कि आपकी कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। फायदा तो है आप लोगों को। पहले 2.5 लाख रुपए दे के इमरान प्रतापगढ़ी का मुशायरा सुनना पड़ता था, अब वो फ्री में ही सुना देते हैं ना कांग्रेस के नाम पे। तो सुनने में क्या दिक्कत है आपको? मुसलमानों को भाई मुशायरा सुनने को मिल जाता है, बिरयानी वगैरह मिल जाती है, और क्या चाहिए। अब मुसलमान थोड़ा समझदार हो गया है, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं मानता है। अब मुसलमानों को विधायक चाहिए, अब मुसलमानों को सांसद चाहिए।
अब मुसलमानों को कैबिनेट में बढ़िया रैंक चाहिए। अब मुसलमान वक्फ बोर्ड, शायरा मुशायरा और बिरयानी ये सब चीज़ों को भूल चुका है। मुसलमान भी समझदार हो चुका है। मोदी सरकार की जो 9 साल की मुसलमानों के साथ एट्रोसिटी हुई है, उसकी एक अच्छी बात ये रही कि इसने मुसलमान नौजवानों को मजबूत किया है, राजनीतिक तौर पे परिपक्व किया है, एक नई लेयर को तैयार किया है जो राजनीतिक तौर पे आगे आ रही है। तो ये जो लोग पुराने लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग मुसलमानों को पहले की तरह हाँक के ले आएंगे और वोट दिलवा लेंगे, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, मेरा इन कांग्रेस के उन मुस्लिम राजनेताओं से भी, चाहे छोटे स्तर के हो बड़े स्तर के हों, उनसे ये मानना है कि आप उन गुटों को चुनिए कांग्रेस में भी जिनसे आपको कल को पॉलिटिकल फ़ायदा हो सके। ऐसे गुटों के चक्कर में ना पड़िए जो पार्षदी का भी टिकट ना दिलवा सके। ऐसे गुटों के साथ या ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कल को आपके राजनीतिक भविष्य को सुधार सके। इमरान प्रतापगढ़ी खुद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है, उन मतलब किसी डिसीजन में उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं हो, तो वो आपके राजनीतिक भविष्य को क्या करेंगे। आपको अगर राजनीतिक भविष्य को अपने सुधारना है तो किसी ढंग की लॉबी के साथ जुड़िए ना। आप ये जो आपके कर्नाटका वाले हैं उनके साथ जाइए, उनसे पावरफुल मुसलमान नेता इस वक्त कोई नहीं है, उनके साथ जुड़िए। सलमान खुर्शीद, मैं कह रहा हूँ कि उसे अधिकतर मुसलमान लोग मुस्लिम नेता नहीं मानते, फिर भी कांग्रेस में पावरफुल स्ट्रक्चर में वो अभी भी शामिल है, उनके साथ लगी। ऐसे लोगों के साथ लगी है ना जो आपके कल को राजनीतिक भविष्य को सुधार सके। कल को आपको अगर विधायकी कहीं से लड़नी हो तो उसका टिकट दिलवा सके। ये तो टिकट तक नहीं दिलवा सकते, ये तो अपना बड़ी मुश्किल से इन्होंने बचा पाए हैं, तो आपको क्या दिलवाएंगे। तो ये जो माइनॉरिटी वाला स्ट्रक्चर होता है ना कि ओबीसी संगठन बना दो, माइनॉरिटी स्ट्रक्चर बना दो, दलित संगठन बना दो, ये लॉलीपॉप होते हैं। एक्चुअल में अगर आपको राजनीति करना है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के मेन मुख्य धारा के स्ट्रक्चर में जाइए। कांग्रेस के किसी मतलब किसी स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष बनिए, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी बनिए। माइनॉरिटी का अध्यक्ष क्या होता है भाई, मतलब आप बाकायदा उसकी मेन बॉडी में क्यों नहीं आ सकते। समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुसलमान होना चाहिए, उसमें जाइए ना। कि अब आप सोच रहे नहीं समाजवादी पार्टी का एक विंग है, उस विंग के मैं अध्यक्ष, उस विंग से क्या लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल, वक्फ बोर्ड और ये जो माइनॉरिटी के विभाग है जो बनाएंगे सरकारों में, ये भी सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। आप मेन स्ट्रक्चर में जाइए, सरकारों के भी और पार्टियों के भी। अब जो है अपकमिंग इलेक्शन है 2024 का लोकसभा, अभी जो है इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसमें कोई भी जो है मुस्लिम पार्टी के बड़े लीडर दिखाई नहीं दिए। कश्मीर की 2 पार्टी उनके लीडर ही दिखाई दिए। अच्छा, साथ ही जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव थे, मगर आज़म खान वहाँ नदारद थे, क्योंकि आज़म खान वही हैं जिन्होंने 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, संभल और रामपुर लोकसभा सीट और अमरोहा जिताई थी। उनको भी उसमें शामिल नहीं किया गया। तो अब क्या करना चाहिए मुस्लिम लीडर को या मुसलमानों को कि उनकी जो है 2024 इलेक्शन में जो है आवाज़ उठ सके, उनको उस तरीके से जो है वो अपनी बात रख सके। देखिए, राजनीतिक तौर पर पूछेंगे तो उन्होंने नहीं शामिल किया तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। नहीं उनको शामिल करना है, मैं उनको क्या कर लेंगे। उनको नहीं शामिल करना है, या यूडीएफ को नहीं किया उन्होंने, मुस्लिम लीग को कर लिया, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग है, वो नहीं करेंगे। अब मसला क्या है कि मुसलमानों को राजनीति ठीक से समझनी होगी। राजनीति में होता है कि एक तो आपको स्पेस नहीं दी, चलिए मान लिया आप चुपचाप बैठ के, एक होती है प्रेशर पॉलिटिक्स कि आपका कोई काम नहीं हुआ उसके बाद दबाव बनाना शुरू करिए। जैसे ही आप राजनीतिक तौर पे चुनावी नतीजों में किसी पार्टी को उसकी औकात दिखाएंगे ना, वो अपने आप सीधी हो जाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बुरहानपुर की। बुरहानपुर में जहाँ पर अभी विधायकी की टिकट की भी बात हो रही है, बुरहानपुर में कांग्रेस ने पिछले साल के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, एक दूसरी कम्युनिटी के आदमी को उतारा, जबकि वहाँ पर बात हो रही थी कि किसी मुस्लिम को दिया जाएगा, पर नहीं दिया। उसके बाद ओवैसी साहब की पार्टी की एंट्री होती है, उन्होंने एक जलसा किया और अगले दिन अनाउंस किया कि हम एक मुस्लिम लेडी को चुनाव में उतार रहे हैं। कांग्रेस इतना अनकंफर्टेबल हुई इस ऐलान से कि उसने फौरन रातों रात अपना कैंडिडेट बदला और एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा चुनावी मैदान में। पर तब तक मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनसे छिटक चुका था, वो ऑलरेडी गुस्से में आ चुका था। उसका नतीजा ये निकला कि एमआईएम को वहाँ से 10 से 11 हज़ार वोट मिले और 250 या 60 वोटों से
कांग्रेस चुनाव हार गई। तो जब ऐसे कुछ चुनावी नतीजे आप देंगे ना, अभी मेरठ वाला भी है, मेरठ के मेयर चुनाव में क्या हुआ था, एमआईएम ने दूसरे नंबर पर थी ना। ऐसे जब झटके, चुनावी झटके आप देंगे ना, तो पार्टियां समझ जाएंगी। आम आदमी पार्टी जो सोचती थी दिल्ली में कि हमारा मुसलमानों के वोटों पर बस अब अधिकार है, अब ये कांग्रेस के पास या किसी के पास नहीं जाएंगे। दिल्ली दंगों में उनकी जो खामोशी थी, उसने मुसलमानों को इतना बदजन किया कि मुसलमानों ने इस बार कांग्रेस को जितवा दिया उन सीटों से। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सिर्फ उन सीटों से जीती है जहां पर मुस्लिम आबादी है। और उसका हल ये हुआ कि चुनाव इधर खत्म नहीं हुआ और उधर आम आदमी पार्टी ने सभी मुस्लिम संगठनों से मुस्लिम इलाकों में जाना आना शुरू किया, उनकी बातें करनी शुरू की। तो जब तक आप राजनीतिक झटके नहीं देंगे ना इन पार्टियों को, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी राजनीति में दो पॉइंट है। अगर होलसेल राजनीति की बात करें तो उनकी पॉलिटिक्स इंक्लूसिव नहीं है। वो जिस तरीके से मौजूदा समय में राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पे उनको बहुत ज़्यादा नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी बात, वो एक अच्छा काम ये कर रहे हैं कि वो सेकुलर पार्टियों के लिए एंटीडोट का काम कर रहे हैं। कि जैसे सेकुलर पार्टियां थोड़ा सा घमंड में आती हैं, वो ये सोचती हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वहाँ पर जैसे ही ये कैंडिडेट उतारते हैं, वो जाएगा कहाँ वाले उनकी भाषा बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पहलू से मैं देखूं तो असदुद्दीन ओवैसी इन सेकुलर पार्टियों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जब तक वो नहीं होंगे, ये मुसलमानों के हितों की बात करने में एकदम ही नज़रअंदाज कर देंगी। पर ओवरऑल असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स या एमआईएम की पॉलिटिक्स कहूँ, वो इंक्लूसिव नहीं है। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर भारत में कभी राजनीति नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी कहा जाता है, पर अगर हकीकत में देखेंगे तो उसमें सारे लोग हैं, सभी पार्टियों, सभी समुदाय के लोगों को टिकट भी मिलता है, एमपी भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं। वो अलग बात है कि की पोस्ट उनके पास रहती हैं, पर है तो ऐसे ही। बाकी बसपा की बात कर लीजिए, बसपा की बुनियाद ही दलित पॉलिटिक्स पर हुई है, जबकि उसका जनरल सेक्रेटरी एक ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने का दावा कर रही हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना रखा है एक ब्राह्मण को। तो इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी पार्टी को इंक्लूसिव करना होगा। जब तक वो अपनी पार्टी के अंदर दूसरे समुदायों को स्पेस नहीं बनाएंगे, उनको अपने यहाँ की पोस्ट होल्ड पे नहीं रखेंगे, उनको टिकट बंटवारे में नहीं देंगे, तब तक सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स के बिहाफ पर जीत नहीं सकते। अगर आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत जाए, बाकी जगह क्या क्या। एक आखिरी सवाल है, ओवैसी से भाजपा को फायदा पहुंचता है या ओवैसी भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमआईएम बी टीम है, सी टीम है, तो मैं उस बात से एग्री नहीं करता। एमआईएम भी एक राजनीतिक पार्टी है, उससे भी उतना ही हक के चुनाव लड़ने का जितना कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा सबको है। दूसरी बात कि भाई, अगर आप कहते हो कि कुछ जगह पर ओवैसी के उतरने की वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया, तो बाकी जगह पर जहां पर वोटों के बंटवारे की वजह से कांग्रेस या दूसरी पार्टी हार जाती, वहां क्यों नहीं बोलते। इस बार तो चलो मान लिया, पिछली दफा जब आप लोकसभा चुनाव हारे थे तो कितनी जगह ओवैसी की पार्टी खड़ी थी, गिनती के 10, 12, 20 जगह पर खड़ी होगी। बाकी जगह आप क्यों हार गए, वहां पर कौन सा वोटों का बंटवारा हो गया था। यूपी इलेक्शन को अगर आप डिकोड करेंगे ठीक से, तो यूपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के बहुत सारी जगह पर हारने की वजह बसपा रही है। तो आपने बसपा को कभी बी टीम नहीं कहा। तो मसला ये है कि ये तो अपनी ओवैसी पर अगर कोई इल्ज़ाम धर रहा है कोई पार्टी, तो उसका सीधा मतलब है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहता है, वो किसी तीसरी चीज़ को छुपा के अपने आप को बचाना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। आप ताकतवर बनो ना यार, आप लो 50% लोगों को समझाओ, वोट लो उनसे। ऐसा क्या है, मतलब ओवैसी समझा ले रहे हैं मुस्लिम लोगों को, जाके उनसे वोट ले ले रहे हैं, आप नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये तो आपकी गलती हुई ना कि आप उन वोटों को समझा नहीं पा रहे हो, तुम हमें वोट दो। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप ओवैसी के पीछे छुप रहे हैं, और कुछ नहीं है। ऐसे हालात में मुसलमान करे क्या, जब एक पार्टी है जो बिल्कुल साथ नहीं दे रही है और एक पार्टी ऐसी है जो उनका पूरा हक नहीं दे रही है, तो ऐसे हालात में मुसलमान जाए कहाँ, जबकि यही दोनों पार्टियां हैं जो सत्ता में आ सकती हैं।
देखिए, इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि राजनीतिक तौर पर ये मेरा भी मानना है कि आपको कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस को चुनना होगा, पर अंधा बनकर नहीं। मुझे भी मालूम है कि कांग्रेस आपको कुछ मामलों में डिच करेगी, पर कुछ बातों में आप प्रेशर पॉलिटिक्स से उनको मजबूर कर सकते हैं अपने फैसले तब्दील करने को। जिस मध्य प्रदेश में उन्होंने सिर्फ 2 सीटें दी हैं, अगर मुसलमान ढंग से अपनी आवाज़ उठा दे तो वो 2 सीटें 5 में बदल सकती हैं। तो जब 5 में बदलेंगे तो वो अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। मुसलमान असल में करना कुछ नहीं चाह रहा है फिलहाल, वो चाहता है कि उसे अपने आप ही मुंह में रसगुल्ला आ जाए और वो चुपचाप बैठा बैठा उसका मजे लेता रहे। तो आपको प्रेशर पॉलिटिक्स करना, सारे समाज अपने राजनीतिक हितों के लिए लोगों से, पार्टियों से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, बगावत करते हैं, बस आप नहीं बगावत करना चाहते हैं। तो राजनीतिक तौर पर बगावत करिए, राजनीतिक तौर पर आवाज़ उठाइए, राजनीतिक तौर पर सवाल करिए। एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा जब आपकी भी आवाज़ सुनी जाएगी, आप दोबारा से इस पॉलिटिक्स में रेलेवेंट हो जाएंगे।